नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बांका में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली, कहा इस बार बिहार मनाएगा एक साथ दो दिवाली। नीतीश कुमार ने पूछा भावी मुख्यमंत्री का नाम। एनआरएचएम घोटाले में मायावती से पूछताछ, सीबीआई ने पूछे कई सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री पर घोटाले में शामिल होने का आरोप। दादरी घटना के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कई नेता, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की राजनीति न करने की अपील। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का मुख्यमंत्री का वादा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कहा आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकते साथ। सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला देंगे इस्तीफा। राष्ट्रपति से नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील। खड़ग प्रसाद शर्मा दौड़ में सबसे आगे। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांका से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज किया। नरेंद्र मोदी ने बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया। उधर नीतीश कुमार ने भी समस्तीपुर से प्रचार का आगाज किया और बीजेपी के अच्छे दिन के वादे पर तंज कसा। इस बार बिहार दो दिवाली मनाएगा। इन्हीं लफ्जों के साथ बिहार के बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जारी विशेष पैकेज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। अभी जो सरकार है उनके हाथ में 1 रुपया देना चाहिए क्या? जरा बताइए, देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजूं तो भी वापस कर दे शायद। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने विकास के लिए वोट मांगा और प्रगतिशील बिहार बनाने का वादा किया। बिहार ने फांसीवाद भी झेला है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए। उधर नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले से महागठबंधन का प्रचार शुरू किया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि गरीब की थाली से दाल गायब हो रही है और यही अच्छे दिन हैं। नीतीश ने बीजेपी से उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी पूछा। अरे भाई, लोकसभा का चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़े ही, अब विधानसभा का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा के लोग ग्राम पंचायत का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़े। इनके पास कोई तो नेता ही नहीं। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद अब रैलियों का दौर शुरू हो गया है। जल्द ही दूसरे दलों के नेता भी बिहार में रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस चुनावी रैली पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले तो कहा जाता है कि चुनाव प्रचार का श्री गणेश राजनीतिक दलों के लिए अगर अच्छा हो तो फिर प्रचार का पूरा काम आधा हो जाता है। किस तरीके से आज की रैली को आप देख रहे हैं और किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं इस रैली को लेकर? देखिए, वो अभी झारखंड में सबसे पहले गए आज, और झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने एक रैली की और उसके बाद वे बांका में उन्होंने रैली दी। उन्होंने झारखंड का उदाहरण दिया कि झारखंड बीजेपी के शासन के पहले 29वें स्थान पर था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, और अब वह तीसरे स्थान पर आ गया है। मतलब यह कि वह यह बताना चाहते हैं बिहार को कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी अपने प्रयासों से बिहार को इस तरह से ऊंचा बना देंगे ताकि वो झारखंड जैसे तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में विकास के नाम पे
वहाँ की जो जातीय जो स्थिति है, जातीय स्थितियों को तोड़ना चाहते हैं। और उनका प्रयास यही है कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी के इस नाम पर कि हम बिहार की और देश की तस्वीर बदलेंगे, इस नाम पर वोट बने, इस बार भी वो इसीलिए अपने नाम पर वहां वोट मांग रहे हैं जी। और जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि उनके पास कोई नेता नहीं है, तो यही फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव में भी अपनाया था और यहां तक कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही फॉर्मूला अपनाया था। हालांकि बीजेपी पहले मुख्यमंत्री का कैंडिडेट की घोषणा करती थी, लेकिन चूंकि जातीय विभाजन इतना ज्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी इस रणनीति को, पुरानी रणनीति की जगह नई रणनीति जो है कि वह किसी भी नेता के नाम पे मुख्यमंत्री की मुहर लग सकती है, इसलिए सबको सस्पेंस में रखना चाहते हैं और विकास के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। अखिलेश, आप हमारे साथ रहिएगा। हम रुक करेंगे इस वक्त पटना, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवेंदु, प्रधानमंत्री की रैली यानी कि चुनाव प्रचार का आगाज बांका से होता है। जिस तरीके से उन्होंने विकासवाद का एक नारा यहां पर बुलंद किया है, क्या आपको लगता है कि तमाम जो जातिगत समीकरण है या फिर मैं कहूं कि जातियों का जाल बिहार की राजनीति का पर्याय माना जाता है, उसे मोदी साहब का विकासवाद का जो तीर है वो उसे भेद पाने में सफल दिखता है? कुछ उम्मीद दिखती है? रविंद्र जी, देखिए, आज जो मोदी जी की रैली शुरू हुई तो ये पूरी इसकी एक श्रृंखला है। 10 रैलियां बिहार में उनकी होनी है जी। और ये माना जा रहा है कि इन रैलियों से एक माहौल एनडीए के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में बन पाएगा। ये जो विकासवाद का नारा आज उन्होंने दिया है, दरअसल विकास पर जोर तो पहले से रहा है बीजेपी का, लेकिन विकास पुरुष के तौर पर बिहार में नीतीश जी स्थापित रहे हैं, तो विकास के सवाल पर कहीं न कहीं आकर मामला टकरा जा रहा था। अब जातिवाद का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें बार बार लग रहा है बीजेपी को कि जातिवाद के सवाल पर महागठबंधन को परास्त कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आरक्षण का एक सवाल जो मोहन भागवत ने उठाया, जी जी, उस सवाल पर महागठबंधन काफी आगे एक तरह से कहें कि उसको भुना रहा है। तो ऐसे में पूरा जातीय स्थिति जो बन रही है, उसमें एनडीए या बीजेपी ने भी उतरने की कोशिश की। जो टिकट दिए गए और फिर ये बताया गया कि सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई पिछड़ा, अलग अलग बयान आते रहे नेताओं के। जी, तो इस आधार पर जातीय जंजाल में कहें तो बीजेपी को लग रहा है कि बिहार में पार पाना मुश्किल है, इसलिए मोदी ने आज आकर सबसे पहले विकासवाद का नारा बुलंद किया। वो शायद इसको कह सकते हैं अगर चुनावी रणनीति की भाषा में, तो थोड़ा सा पीछे हटे हैं आगे बढ़ने के लिए। और नवेंदु, बांका पहली रैली मैं कहूँ बहुत अहम मानी जाती है किसी भी चुनावी रैली को, अगर कहा जाए शुरुआत के तौर पर किसी बड़ी पार्टी के लिए। बांका को पहली रैली के रूप में मैं कहूँ कि चुनने के पीछे कोई खास वजह आप देख रहे हैं, कोई ऐसा समीकरण? बांका के चुनने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि बांका में देखिए कई ऐसे विधानसभा सेगमेंट हैं जो महादलित बेस्ट हैं, यानी कि आरक्षित हैं। जैसे कटोरिया विधानसभा क्षेत्र है, तो कई ऐसे क्षेत्र वहाँ हैं जहाँ की मांझी को जो एनडीए ने अपने में शामिल किया है, तो मांझी को लीड दिलाया जा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी का भी टेस्ट होना है इसी चुनाव में कि दलितों महादलितों के वो नेता हैं कि नहीं, या फिर नीतीश कुमार उसके नेता हैं जिन्होंने महादलित की व्याख्या की और महादलित दलित में डिवीजन करके उन्होंने महादलितों के लिए योजनाएं शुरू की। तो महादलित का भी एक तरह से कहिए कि वहाँ प्रयोगशाला है बांका, और इस लिहाज से वहाँ मांझी के वोटरों को जिताने के लिए और महादलित वोटों को रिझाने के लिए बांका से पहली रैली की शुरुआत की गई है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि भागलपुर क्षेत्र है, भागलपुर में भी लीड ले सके बीजेपी, ये उसका एक मकसद रहा है, क्योंकि भागलपुर से उसके सांसद जीतते रहे हैं। नरेंद्र, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा हुआ है मसला, पैकेज को लेकर यानी कि आर्थिक मदद को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश दिख रही है प्रधानमंत्री के इस रैली के जरिए। इस पर किस तरीके से आप देख रहे हैं बीजेपी के स्टैंड को और जो विरोधी खेमा उसके स्टैंड को? वो तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि ये सरकार जो है ये 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने लायक नहीं है, तो यानी कि सरकार बदलिए। लेकिन सरकार बदलिए ये कहने के साथ ही साथ नीतीश ने भी जो आज सभाएं की, उन सभाओं में उन्होंने कहा है कि ये एक सवाल जनता के बीच छोड़ा उन्होंने कि बिहारी राज करेगा कि बाहरी राज करेगा।
यानी कि आप सरकार किसकी बनाएंगे, बिहारी की या बाहरी की? बाहरी में इशारा साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का ऐलान नहीं है, बीजेपी एनडीए ने नहीं किया। जी जी। पैकेज के साथ साथ अब ये बिहारी और बाहरी का भी मामला कहीं न कहीं ये जोर पकड़ता जा रहा है चुनाव में, और इस आधार पर एक तरह से जी। नवेंदु, आपकी आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका। अखिलेश, एक आखिरी सवाल आपसे, जो बात में नवेंदु बता रहे थे कि आर्थिक पैकेज के जरिए जो लड़ाई मोदी साहब ने छेड़ी, उसका जवाब आ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बाहरी या बिहारी। वाकई ऐसा लगता है कि ये दो बड़े मुद्दे हैं जो कि शायद अगले कुछ रैलियों में या फिर अगले कुछ चरणों में ज्यादा गंभीर और गर्म होंगे। देखिए, हर आदमी को पता है कि मुख्यमंत्री बिहार का ही बनेगा, इसलिए इस बात में कोई तर्क नहीं है कि मुख्यमंत्री बाहरी होगा या मुख्यमंत्री बिहार का होगा। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी तो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, यह बात सबको पता है। लेकिन जहां तक सवाल यह है, नीतीश कुमार का बयान इस संदर्भ में था कि नीतीश कुमार ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास, कोई उनका नेता नहीं है। तो बीजेपी की यह सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जातियों में विभाजित है पूरा समाज, और अगर किसी एक को मुख्यमंत्री में घोषित करते हैं तो दूसरा नाराज होने का खतरा है। हरियाणा चुनाव में साफ साफ झलका था कि उन्होंने सबको एक तरह से आश्वासन दे रखा था, चाहे वो जाट हो या दलित हो, सबको एक तरह से आश्वासन दे रखा था, और अंत में उन्होंने अपने मनपसंद एक कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाया। यही फॉर्मूला अखिलेश बिहार में दिख रहा है, ताकि जातियों का जो वोट बैंक कहा जा रहा है वो कहीं छिटक न जाए किसी एक खास जाति का। बहुत शुक्रिया अखिलेश उस पूरी बातचीत के लिए आपका। ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में भारत का कोई हाथ नहीं। झारखंड में खूंटी की अदालत और जिला कलेक्ट्रेट में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने बिजली संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये देश का पहला कोर्ट होगा। प्रधानमंत्री ने दुमका में मुद्रा योजना के तहत कर्ज वितरण शिविर का भी उद्घाटन किया। पूरे विश्व को कहना चाहता हूं, ये जो मुसीबत आई है उस पाप के हम भागीदार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी भी प्रकृति का विनाश करने का रास्ता नहीं दिखाया। साल 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी करेगा। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में 40% इजाफा करने का फैसला किया है। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर में पेरिस सम्मेलन से पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने का खाका पेश कर दिया है। अगले 15 साल में देश में कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी की जाएगी। ये कटौती साल 2005 को आधार मानकर होगी। हमारी ऊर्जा की खपत विकास के तुलना में अब जो 20% कम कर रहे हैं 2020 तक, वो अब 35% कम करेंगे, यानी 75% की छलांग लगाएंगे हमारे लक्ष्य में। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी टारगेट है। साल 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा नवीकरणीय ईंधन का होगा। वातावरण में फैले 3 खराब टन कार्बन को सोखने के लिए अतिरिक्त जंगल लगाए जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में उम्मीद जताई कि पेरिस में होने वाला समझौता व्यापक होगा। जलवायु परिवर्तन में कुछ देशों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा हिस्सा रहा है, इसलिए उत्तरदायित्व में भेद तो करना ही होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते। जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अगले 15 साल में 206 अरब डॉलर की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन 30 नवंबर से पेरिस में होना है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा के दादरी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने दादरी घटना पर सियासत न करने की हिदायत भी दी। इस घटना को उन्होंने एक हादसा करार दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंचे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दादरी कांड में शामिल गुनहगारों को सरकार कड़ी सजा दिलाएगी। साथ ही राज्य सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मुहैया कराएगी। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। वो परिवार जिनके सदस्य की जान गई है,
उस परिवार की मदद करने का काम न्याय के साथ और जो दोषी लोग हैं सरकार और कानून ईमानदारी से काम कर करके ऐसे दोषी लोगों को सजा दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सबको सुरक्षा देना सरकारों की जिम्मेदारी है और इसके बिना देश का विकास असंभव है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुरुवार को कौमी एकता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश को एकता की जरूरत है और हर भारतवासी एक कौम है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कौमी एकता सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए सभी लोगों को साथ चलना होगा। इसके लिए दिल से दिल मिलना जरूरी है। अगर दिल नहीं मिलेंगे तो विचार नहीं मिलेंगे, और अगर विचार नहीं मिलेंगे तो वो एक रास्ते पे एक वक्त साथ मिल के आगे नहीं चल सकते। अगर आज हमको कौमी एकता का ये जलसा करना पड़ रहा है, उसका मतलब ये है कि उस एकता में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में हर नागरिक को पूरी सुरक्षा दी गई है और ये हर नागरिक का हक है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। देश में नागरिक की सुरक्षा नागरिक होने की वजह से न सिर्फ हक है, जरूरी है। देशवासी और देश की सरकारें उसकी सुरक्षा करें। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के जन्मदिन पर गुरुवार को हरदोई में कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी शामिल हुए। वरुण सिंह, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से पूछताछ की है। पूछताछ एनएचआरएम घोटाले के सिलसिले में सोमवार को हुई। राज्य का एनएचआरएम घोटाला करोड़ों रुपए का था और आरोप है कि तब के स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने योजना के ठेके अपने चहेते लोगों को दिए। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि जो फैसले लिए गए वो पूरी कैबिनेट ने लिए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अकेले कोई फैसला नहीं लिया। सीबीआई ने इस मामले में 74 एफआईआर और 84 आरोप पत्र दायर किए हैं। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के 4 सूत्र का फार्मूला भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म कर दे तो बातचीत शुरू हो सकती है। विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने आतंकवाद को राज्य नीति का हिस्सा बना रखा है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। सुषमा स्वराज ने कहा कि मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। उन्होंने आतंकियों की मदद करने वाले देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की भी मांग की। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भरोसेमंद पहल करे तो भारत बातचीत के लिए तैयार है। अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। ये मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि इसमें नए देशों को शामिल करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज राष्ट्रपति से मिलकर नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। नए प्रधानमंत्री की दौड़ में खड़ग प्रसाद शर्मा सबसे आगे हैं। शर्मा ने भारत के साथ बेहतर संबंधों को अहम करार दिया। काठमांडू में उन्होंने कहा कि नेपाल के नए संविधान में सभी का सम्मान किया जाएगा। नेपाल के भावी प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों पर जोर दिया है। काठमांडू में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल का अहम पड़ोसी है और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। नेपाल छोटा देश है और भारत से अनुचित बातों पर उलझना नेपाल के हित में भी नहीं है। बस हमारा रिक्वेस्ट है, नेपाल छोटा है, मैंने पहले भी कहा, देश छोटा हो सकता है, सोवरेंटी छोटा नहीं होता। उन्होंने नेपाल भारत सीमा पर विरोध प्रदर्शन की वजह से बाधित
वाहनों की आवाजाही पर भी चिंता जताई। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने भरोसा दिलाया कि देश के नए संविधान में सभी का सम्मान किया गया है। हम किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है सबके लिए। हालांकि नेपाल के कई केबल ऑपरेटरों ने अब तक भारतीय चैनलों का प्रसारण बहाल नहीं किया है। ऑल ऑफ सडन इंडियन चैनल्स को जो बंद कर दिएगा, न्यूज चैनल्स बेसिकली, उससे सारे अफेक्टेड हैं लोग। जैसे कि न्यूज जो आना चाहिए जनता के पास, जो सूचित होना चाहिए, उसके अधिकार को कुंठित किया गया हुआ है। नेपाल में वाहनों की आवाजाही भले ही शुरू हो गई है, लेकिन जरूरी सामान की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नेपाल संकट की वजह से वहां विमानों के ईंधन का भी संकट गहराता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से चीजें महंगी हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के एक परिवहन विमान को मार गिराने का दावा किया है। इसमें सवार अमेरिकी सेवा के 6 सदस्यों समेत 11 लोग मारे गए हैं। जलालाबाद हवाई अड्डे के करीब अमेरिका का C-130 जेट सैन्य परिवहन विमान इस हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि पेंटागन ने अभी तक इस हादसे की वजह का खुलासा नहीं किया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज बढ़ते संघर्ष और हिंसा के दौर में भी पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 146वीं जयंती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी दलों के नेताओं ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सोनिया गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने उनकी समाधि स्थल विजय घाट जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके परिजनों समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। शास्त्री जी ने अपने जीवन में सादगी, उच्च विचार और परिश्रम से अनूठी मिसाल कायम की। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है और वायुसेना की ताकत उसके लड़ाकू विमान होते हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इनमें सबसे खास है सुखोई 30 MKI। विमान की खूबियों पर पेश है यह खास रिपोर्ट। आवाज की रफ्तार को भी मात देने की क्षमता रखने वाला सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। चौथी पीढ़ी की क्षमता वाले सुखोई 30 में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ISR रडार लगा है। दिन रात के अलावा ये विमान किसी भी मौसम में घंटों उड़ान भरने में सक्षम है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे एयर डोमिनेंस फाइटर कहा जाता है। तो इस जहाज में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटो पायलट जो है इस जहाज का इतना अच्छा है कि पायलट को पता नहीं लगता कि वो दिन है या रात है, एक्सेप्ट सिर्फ जब टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जहाज आ रहा है। कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले
और लैंड करने से पहले हम रनवे स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे नेसेसरी इसीलिए होता है क्योंकि रनवे कंट्रोलर देख नहीं पाता रनवे सरफेस कैसा है। इसकी मारक क्षमता रात में भी इतनी है कि दुश्मन देश की किसी भी नापाक कोशिश को उसी के ठिकाने पर जाकर ये नेस्त नाबूद कर सकता है। भारत की वायुसेना की ताकत का प्रतीक है सुखोई। सुखोई 30 MKI को रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। विमान ने 1997 में पहली उड़ान भरी थी। 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। 2004 से इनका निर्माण भारत में ही किया जाने लगा। इसकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई ट्विन सीटर है, जिसमें 2 शक्तिशाली इंजन है। इसमें ऑटो पायलट सिस्टम है। साथ ही ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। एक बार में 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। ये 8000 किलोग्राम तक के हथियार लेकर 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एक नेटवर्क होता है रेडार्स का, जिससे अर्ली वार्निंग मिलती है हमें, और उसके बाद टैक्टिकल रेडार्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ मिसाइल्स होते हैं, और एयर डिफेंस एंड एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास। Su-30 आपने देखा, नाइट फ्लाइंग, डे फ्लाइंग, हर तरह से हर रोल में सक्षम है। The Air Force presently is one of the 4th largest air forces in the world, and it is well respected and well feared all over the Air Force. देश के पास करीब 200 सुखोई विमान हैं। सुखोई को चरणबद्ध तरीके से 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन में बदला जा रहा है। पहले सुखोई 1 बमर था, लेकिन अब 2 बमर से ये दुश्मन के बड़े इलाके पर कहर बरपा सकता है। प्रभावी एंटी जैमर सिस्टम लगने से ये दुश्मन के कंट्रोल सिस्टम को जैम करने के अलावा परमाणु मिसाइल दागकर तबाही मचा सकता है। हवा और जमीन, दुश्मन कहीं भी हो उसकी तलाश करके उसको मार गिराने में सक्षम है। सुखोई यानी 24 घंटे सरहद की हिफाजत के लिए अलर्ट, इतना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन प्रशांत कर्माकर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही। नमस्कार।